9 अक्टूबर 2012 धर्मस्थला, कर्नाटका। पंगला गांव की रहने वाली 17 साल की एक सीधी सादी और होनहार लड़की सौजन्या रोज़ की तरह सुबह उठकर कॉलेज जाने की तैयारी करती है। सौजन्या उजिरे के STM कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और वो रोज़ कॉलेज के ही बस से आना जाना करती थी। 9 अक्टूबर 2012 के दिन पुडुवर का त्यौहार होने के कारण सौजन्या बिना कुछ खाए पिए ही सुबह 8:30 बजे जल्दबाजी में बस से अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में अपने रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के बाद दोपहर में सौजन्या घर आने के लिए बस पकड़ती है और नेतरवाटी स्नान घाट, जो कि उसके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर था, वहाँ 4 से 4:15 के बीच उतर जाती है। वो सौजन्या का रेगुलर रूट था, इसलिए वहाँ से क्रॉस करते वक्त उसे उसके अंकल विट्ठल गौड़ा उसे देखते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ हिलाते हैं। सौजन्या के अंकल विट्ठल को भी ये कहाँ पता था कि वो इकलौते शख्स होने वाले हैं जिन्होंने सौजन्या को आखिरी बार देखा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ग्रे साइड। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ सौजन्या की कहानी नहीं है, बल्कि सौजन्या जैसे लगभग 500 लड़कियों और महिलाओं की कहानी है जिसे उसी पवित्र शहर धर्मस्थला के नीचे दफनाया गया, जलाया गया और कईयों की तो बॉडी भी नहीं मिली। ये एक ऐसा केस है जो हमें ये बताएगा कि पुलिस और यहाँ तक कि CBI, CID जैसी एजेंसीज़ भी फेल हो जाती हैं और हमारा जस्टिस सिस्टम भी ताकतवर लोगों के सामने सौजन्या और उसके जैसी हज़ारों और मासूम लड़कियों को इंसाफ दिलाने में चूक जाती है। इस क्राइम के 13 साल बीत जाने के बाद भी सौजन्या का परिवार डर डर की ठोकरें खा रहा है और बाकी लड़कियों के रिपोर्टेड केसेस में भी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। रसूखदार और ताकतवर लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस केस के असली कल्प्रिट्स के नाम भी ना लेने का कोर्ट ऑर्डर है और कई लोग जिन्होंने इनके बारे में रिपोर्ट किया या आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनकी वीडियोस को भी डाउन कर दिया गया। So let's dive into the case where our justice system has failed the victims till now. But a whistleblower to the case, a sanitation worker, unveiled the most scandalous human horrors of the decade. It is the case of Saujanya and the mystery of Dharmsthala. सौजन्या के बस स्टॉप से उसके घर की दूरी करीब 20 से 30 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। हर दिन उसका फिक्स्ड रूटीन होता था और वो अपने घर 5 बजे तक पहुंच ही जाती थी। पर उस दिन 5:30 बजे के आसपास सौजन्या के पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि अभी तक वो घर नहीं पहुंची है। इनिशियली उन्हें लगा कि कॉलेज के किसी काम से देर हो गई होगी या किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी एंड दे ब्रश्ड इट ऑफ। पर जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, उस अंधेरे और बारिश से उनकी घबराहट काफ़ी बढ़ चुकी थी। 7 बजे तक सौजन्या लगभग 2.5 घंटों से लापता थी और उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल था। करीब 7 से 8 बजे के बीच सौजन्या के पेरेंट्स उसकी खोज में निकल जाते हैं और उनका साथ देने के लिए गांव के करीब 100 से 200 लोग कॉलेज कैंपस और आसपास के खेतों और जंगलों में भी उसे ढूंढने लगते हैं। रात के 9 बज चुके थे और किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, इसलिए उस वक्त सारे लोग बेलाथंगी पुलिस स्टेशन में सौजन्या की मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट लिखवाने चले जाते हैं। गांव वालों के प्रेशर पर पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, पर सौजन्या के पेरेंट्स को ये समझाती है कि अगर उनकी बेटी कल सुबह तक नहीं लौटी तभी वो ऑफिशियली उसकी तलाश शुरू करेंगे और तब तक के लिए उन्हें ये नसीहत देती है कि वे घर जाएं और जाकर सौजन्या का वेट करें। करीब रात के 10 बजे गांव के लोग और सौजन्या के फादर पुलिस की कोई मदद ना मिलने के कारण खुद ही टॉर्च और लालटेन लेकर जंगल में मुश्किल और ख़तरनाक रास्तों में उसे ढूंढने लग जाते हैं। वो रात पंगला गांव के लोगों के लिए एक बहुत ही भयानक रात थी, क्योंकि सौजन्या के सही सलामत मिल जाने की उम्मीद में सारे लोग बिना आराम किए रात भर उसे ढूंढते रहे। अगली सुबह 6 बजे सौजन्या को ढूंढते हुए गांव वाले जब उसके घर से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर नेतरवाटी नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां से कुछ ही दूर झाड़ियों में
उन्हें कुछ अजीब दिखता है। जब वो झाड़ियों में घुसकर देखते हैं तो पता चलता है कि किसी ने काफ़ी दरिंदगी से सौजन्या की हत्या कर दी थी। वहाँ उस जगह पे काफ़ी बुरी कंडीशन में उसकी बॉडी मिली थी। उसका चेहरा ज़मीन पे गिरा था और कपड़े फटे हुए थे। उसके अंडरगारमेंट्स भी मिसिंग थे और प्राइवेट पार्ट्स पे मिट्टी डाल दी गई थी। विटनेसेस के अकॉर्डिंग वो मंजर काफ़ी भयानक था और ये साफ पता चल रहा था कि काफ़ी बेरहमी से उसे रेप और टॉर्चर किया गया और फिर गला घोंटकर उसे मार दिया गया। 7:30 से 8 बजे के बीच पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और बॉडी और उसके आसपास के सामान जैसे कॉलेज का बैग और सौजन्या के शूज़ पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये साफ हो जाता है कि कितनी बेरहमी से सौजन्या का रेप और उसकी हत्या कर दी गई और सीमेन के ट्रेसेस मिटाने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट में मिट्टी डाल दिया गया था। पोस्टमार्टम में ये भी सामने आता है कि उसकी मौत बॉडी मिलने से करीब 12-15 घंटे पहले ही हो चुकी थी और क्राइम कहीं और हुआ था। उसकी बॉडी पे डिफेंसिव वुंड्स भी थे, जिससे ये पता चल रहा था कि उस बेचारी ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। 11 अक्टूबर 2012 कुछ लोकल लोगों को एक मेंटली अनस्टेबल आदमी संतोष राव पे शक होता है और बाहुबली बेट्टा के पास देर रात को एक मंदिर के सीढ़ियों पर उसे भटकता हुआ देख उसको पकड़कर बहुत मारते हैं और बेलाथंगी पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस फिर संतोष को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देती है और उसके बाद उससे इंटरोगेशन करती है। चूँकि संतोष मेंटली अनस्टेबल था तो इसीलिए उसका इंटरोगेशन एक साइकियाट्रिस्ट के प्रेजेंस में होता है और कुछ देर के बाद संतोष राव कन्फेस कर लेता है कि उसने ही अकेले सौजन्या का रेप और गला दबाकर उसकी हत्या की है। वो फिर पुलिस को क्राइम सीन पर भी ले जाता है जहां एलिजेडली उसने सौजन्या की बॉडी रखी थी। इस कन्फेशन के बाद पुलिस संतोष राव पर आईपीसी सेक्शन 376 रेप और सेक्शन 302 मर्डर के चार्जेस लगाती है। पर अब तक ये केस जितनी आसानी से सुलझता चला जा रहा था, इस केस के तार उतने ही ऊपर तक उलझे हुए थे। अक्टूबर 2012 में संतोष राव के अरेस्ट के बाद केस कोर्ट में जाता है और पब्लिक और काफ़ी सारे एक्टिविस्ट की डिमांड के बाद जून 2013 में कोर्ट ने सीबीआई को ये केस सौंप दिया। सौजन्या के पेरेंट्स को ये यकीन था कि इसमें अकेला संतोष राव नहीं बल्कि 3 और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोकल्स भी शामिल हैं। इसीलिए अक्टूबर 2013 में उन्होंने कोर्ट को उन 3 लोगों को सस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करने की गुजारिश भी की, पर कोई ठोस सबूत ना होने के कारण पुलिस ने उनको जाने दिया और उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की। फिर आता है साल 2014 से 2015 के बीच का समय, जब सीबीआई को भी अपनी फाइंडिंग्स में अकेला संतोष राव ही दोषी मिलता है और सितंबर 2016 में संतोष राव को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट में आईपीसी सेक्शन 376 और 302 के अंदर ट्रायल में ले लिया जाता है। अब तक इस घटना को हुए 4 साल हो चुके थे और सीबीआई ने भी इतने सालों में वो ही सब चीज़ें कोर्ट को बताई जो पुलिस की फाइंडिंग्स में पहले से ही मौजूद थी। इसी बीच परिवार और एक्टिविस्ट ग्रुप्स ये दावा करते रहे कि इसमें और भी लोगों का हाथ है और 2018 से 21 के बीच बार बार बाकी एक्यूज्ड के नाम कोर्ट को देने के बाद भी उनकी अपील रिजेक्ट होती रही। लोगों का यही कहना था कि असली अपराधियों पर काफ़ी बड़े बड़े लोगों का हाथ है और संतोष राव को बस एक बलि के बकरे की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसाफ की गुहार लगाते लगाते 16 जून 2023 का दिन आ जाता है। इस दिन कोर्ट के द्वारा संतोष को नॉट गिल्टी प्रूव कर दिया गया और कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ये कहा कि वेजाइनल स्वैब कंटामिनेटेड था, जिससे कोई डीएनए लिंकेज पॉसिबल नहीं हो पाया। क्राइम सीन पर एक्यूज्ड के फुटप्रिंट्स भी नहीं थे और पूरा का पूरा केस वीक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर बनाया गया था। साथ ही प्राइम एक्यूज्ड को जिस सिनेरियो में अरेस्ट कर कन्फेशन लिया गया था वो पूरा सिचुएशन ही डूबियस था। पेरेंट्स ने जिन 3 एलिज्ड कल्प्रिट्स के नाम पुलिस को दिए थे उन्हें कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस की मिस हैंडलिंग की वजह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पर कोर्ट के इस फैसले से विक्टिम की फैमिली और पूरे कर्नाटक में काफ़ी आक्रोश फैल गया। सब लोग री इन्वेस्टिगेशन की मांग करने लगे
और सौजन्या के फादर ने री इन्वेस्टिगेशन के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट में एक फ्रेश पिटीशन भी डाला, पर हाई कोर्ट ने भी उस परिवार को इतने सालों के दर्द और स्ट्रगल के बाद इंसाफ नहीं बल्कि निराशा ही दी। सितंबर 2024 को हाई कोर्ट ने सारे प्लीज डिसमिस कर दिए, इंक्लूडिंग डिमांड्स फॉर री इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट का ये कहना था कि इस घटना को हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और 10 सालों के बाद कोई भी फ्रेश एविडेंसेस गैदर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इतने सालों में सौजन्या का परिवार काफ़ी टूट चुका था और सारे रास्ते बंद होने के बाद उनके पास उम्मीद की कोई भी किरण नहीं बची थी। तभी जनवरी 2025 में एक बहुत ही दुखद खबर आती है। बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते सौजन्या के फादर की सडन नेचुरल कॉजेस से डेथ हो गई। उनके जाने के बाद सौजन्या की माँ भी काफ़ी अकेली पड़ गई और अब उनकी माँ के लिए ये लड़ाई और भी मुश्किल हो चुकी है। और अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच कुछ एक्टिविस्ट और सौजन्या के सपोर्टर्स ने काफ़ी लार्ज स्केल पर पोस्ट कार्ड कैंपेन्स और प्रोटेस्ट किए हैं और इस केस में एक एसआईटी गठित करने की भी डिमांड की। पर इन सब के बीच आता है 3 जुलाई 2025 का दिन, जब एक सैनिटेशन वर्कर सामने आता है और धर्मस्थला में हुए ऐसे क्राइम्स का खुलासा करता है कि पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाती है। दरअसल ये व्यक्ति एक सैनिटेशन वर्कर है जिसने 1995 में काफ़ी कम उम्र से ही मंदिर और उसके आसपास साफ सफाई का काम शुरू कर दिया था। उसका दावा ये है कि 1995 से 2014 तक उसने धर्मस्थला में साफ सफाई का काम किया और इतने सालों में उसने कई लाशें दफनाई, जलाई और फेंकी, जिनमें ज़्यादातर छोटी लड़कियां और औरतें ही होती थीं, जिनके साथ रेप और टॉर्चर कर उन्हें मार दिया जाता था। वो ये सब बड़े इन्फ्लुएंशियल और ताकतवर लोगों के दबाव में आकर करता था, क्योंकि उसे भी ये धमकी दी गई थी कि अगर उसने किसी को भी इन घटनाओं के बारे में बताया तो उसे भी मार कर फेंक दिया जाएगा। पर 2014 में उसकी फैमिली की एक फीमेल मेंबर को भी असॉल्ट किया जाता है और उसके परिवार को भी काफ़ी धमकियां दी जाने लगी, जिसके बाद वो वर्कर अपनी फैमिली को लेकर कहीं दूर रहने लगा। पर अब तक गुमनामी में रहने के बाद इतने सालों का गिल्ट और ट्रॉमा उसे काफ़ी हॉन्ट कर रहा था, जिससे उसने 3 जुलाई 2025 को धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लिखवाई। उसमें उसने एक क्राइम के बारे में बताया जिसमें विक्टिम एक 13 साल की बच्ची थी। जब उससे उस बच्ची की बॉडी डंप करने को कहा गया था तब वो बच्ची अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी और उसकी लोअर बॉडी से कपड़े गायब थे। उस सैनिटेशन वर्कर का ये भी दावा है कि इतने सालों में उसने करीब 500 से 1000 बॉडीज़ को अलग अलग तरीक़ों से डंप किया है। फ़िलहाल ये मामला भी कोर्ट में है और 11 जुलाई 2025 को पूरी सिक्योरिटी और सीक्रेसी मेंटेन करते हुए उस वर्कर के दावों की सुनवाई की गई ताकि उसकी आइडेंटिटी को सेफ रखा जा सके। इस खुलासे के बाद सौजन्या के केस में इंसाफ की एक नई उम्मीद तो जगी है, लेकिन ये सब उतना ही ज़्यादा हॉरिफिक भी है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर के नाक के नीचे से ही इतने सालों तक इतने ग्रूसम क्राइम्स होते रहे और चीज़ें दबती चली गईं। अब देखना ये है कि इस विसल ब्लोअर के सामने आने के बाद सौजन्या और उसकी जैसी बाकी हज़ारों विक्टिम्स को इंसाफ मिलता है या नहीं, या फिर से अपने पैसों और पावर की मदद से असली कल्प्रिट्स को क्लीन चिट मिल जाएगी। तो इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।